नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीने में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाले हैं। पैट का एग्ज़ाम, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई सबके एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए। जितना भी आप लोगों को यहाँ पे कराया जाता है हिंदी में, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बस आप लोगों को साथ साथ नोट्स बनाने हैं, अच्छे से समझना है और समझने की कोशिश भी करनी है और घर पर उसे साथ साथ याद भी करना है। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। जो हमने कल पढ़ा था आज हम उससे आगे देखते हैं। कल जो हमारा टॉपिक था हमने उसमें देखा था उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन। ठीक है, अच्छी तरह हमने आपको डिफाइन किया था कंठ के, तालु के, मूर्धन्य के, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, औष्ठ्य, हमने सब कुछ देखा था। उसे मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को वो अच्छे से याद करना है। अगर आप लोग याद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि उससे ही रिलेटेड अब चैप्टर चलने वाले हैं। तो आज के लिए हम शुरू करते हैं। जो हमारा आगे का टॉपिक है, कल हम देख रहे थे अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण को हम अच्छे से डिफाइन करते हैं। ठीक है, आज अल्पप्राण महाप्राण उससे आगे हम शुरू करते हैं। कल हमारा लास्ट टॉपिक यहीं पे रह गया था तो हम शुरू करते हैं। मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर व्यंजन या फिर प्राण वायु के आधार पर ठीक है, अब हम देखते हैं मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार और प्राण, या फिर बोल सकते हैं प्राण वायु, क्योंकि हमारी जो वायु हमारे मुख से निकलती है वो प्राण वायु तो है हमारी, जो हम वायुमंडल से ग्रहण करते हैं प्राण वायु है। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 1 पर है सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। जैसे इनकी नाम से ही पता चल रहा है कि अल्पप्राण और महाप्राण का क्या अर्थ है। अल्पप्राण अर्थात बहुत कम और महाप्राण अर्थात बहुत अधिक। अर्थात अल्पप्राण का अर्थ होता है जब हमारे मुख से किसी भी वर्ण का उच्चारण करने में वायु बहुत कम निकलती है तो उसे बोलते हैं अल्पप्राण। ठीक है, और जब हमारे मुख से जब हम बोलते हैं, हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और उसको उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु बहुत अधिक निकलती है या घर्षण अधिक होता है, उसे बोलते हैं महाप्राण। मैं आपको रोज़ कह रहा हूँ कि हमारी हिंदी साइंटिफिक लैंग्वेज है, उसे बहुत सोच समझ के बनाया गया है। कल से मैंने आपको समझाया था कि कैसे हमने इसे कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, औष्ठ्य में विभाजित किया हुआ है। उसी प्रकार अल्पप्राण और महाप्राण में भी विभाजित किया हुआ है। अच्छे से समझिए तो अच्छे से यहीं पे याद हो जाएगा, कुछ भी हार्ड नहीं होगा, सब कुछ बहुत आसान होगा। ठीक है, जैसी इनकी डेफिनेशन है ऐसी ही सॉरी बच्चों, आवाज़ का इशू हो गया था। अब हम देखते हैं, मैं कह रहा था कि जैसे अल्पप्राण और महाप्राण है, जैसे इनका नाम है ऐसी ही इनकी पहचान भी है। आप लोगों को ज़्यादा कुछ जो मैंने कल आपको बताया था कि हमारी जो लैंग्वेज है साइंटिफिक लैंग्वेज है। जैसे हमने उसे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और औष्ठ्य में विभाजित किया, उसी प्रकार अल्पप्राण और महाप्राण में भी विभाजित किया। बस समझने का प्रयास करिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अल्पप्राण अर्थात इनका उच्चारण करते समय इन वर्णों का उच्चारण करते समय
हमारे मुख से वायु बहुत कम निकलती है। इसके विपरीत महाप्राण, इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु अधिक मात्रा में निकलती है। उच्चारण करते समय अधिक मात्रा में वायु निकलती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं अल्पप्राण की। अल्पप्राण में अगर आपने अच्छे से याद किया होगा तो आप लोग देख सकते हैं, कल मैंने आपको पढ़ाया था कंठ। अगर आप कंठ वर्ण को भी आप कंठ व्यंजन जो होते हैं, कंठ वर्ण जो होते हैं, उनको उच्चारण करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे बोलिए, आप मेरे साथ बोलने का प्रयास करिए तो बहुत अच्छे से आप लोग इसे समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर हम कै का उच्चारण करते हैं, कै, बोलिए का, खा, गा, घा, डा। अब आप खुद देखिए कि आपको किसे बोलने में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है और किसे बोलने में कम, या फिर किसका उच्चारण करने में अधिक वायु हमारे मुख से बाहर निकलती है, अधिक घर्षण महसूस होता है, या किसके बोलने पर हमारे मुख में कम वायु बाहर निकलती है या घर्षण कम होता है। अब देखते हैं, हम बोलते हैं का, खा, गा, घा। ठीक है, का और खा दोनों में आप खुद बोल कर देखिए किस में वायु अधिक निकलती है। जब हम का उच्चारण करते हैं का, और जैसे ही हम खा पे जाते हैं खा, तो खा का उच्चारण करने में हमें अधिक घर्षण की आवश्यकता होती है। हमारे मुख से निकलने वाली वायु अधिक घर्षण करती है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होते हैं। जैसे का, खा महाप्राण, का, खा, गा, घा, डा। तो पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, जैसे का, खा, गा और डा। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा। बच्चों, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें इन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ही हमारे ये याद हो जाते हैं, बस इसे समझना होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं का, ख, ग, घ, डा। ठीक है, का, खा, गा, घ और डा। देखिए, का उच्चारण करने में कम वायु, जबकि खा का उच्चारण करने में अधिक वायु। ठीक है, का, खा, गा का उच्चारण करने में फिर कम वायु, लेकिन घ का उच्चारण करने में अधिक वायु और डे का उच्चारण करने में कम वायु। जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाली जो वायु होती है, जो प्राण वायु होती है, वो घर्षण कम करती है। जैसे देखिए, का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का इसी प्रकार अगर हम चा, छा, जा, झा, जा, झा और ऐ, तो देखिए इसे बोलने में कम वायु होती है, लेकिन छा को बोलने में अधिक वायु निकलती है, अधिक घर्षण होता है। ये हम खुद स्वयं महसूस कर सकते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, जैसे टा, ठा, डा, ढा और अण। ठीक है, पहला अल्पप्राण, तीसरा अल्पप्राण और पांचवा अल्पप्राण होते हैं। इन सभी का उच्चारण करने में इसी प्रकार अगर आप आगे भी देखते हैं तो इसी प्रकार सभी का उच्चारण करने में आपको बता देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं त, थ, द, ध और न, पहला, तीसरा और पांचवा, ये सभी अल्पप्राण होते हैं। इनका उच्चारण करने में हमारे मुख से कम वायु निकलती है। ठीक है,
तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं, जिनका उच्चारण करने में हमारे मुख से वायु कम निकलती है या वायु का घर्षण बहुत कम होता है अन्य वर्ण के मुकाबले। ठीक है, तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, अब देखते हैं सभी स्वर। सभी स्वर, जितने भी स्वर होते हैं वे सभी अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा, या, र, ले और वे, ये सभी अल्प प्राण होते हैं। इनके उच्चारण में बहुत कम वायु निकलती है, हमारे मुख से बहुत कम वायु निकलती है। ठीक है, सभी स्वर, जितने भी स्वर होते हैं वे सभी अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा महाप्राण होते हैं और अंतस्थ व्यंजन य, र, ला और शा अल्प प्राण होते हैं, सभी अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं महाप्राण के बारे में, तो महाप्राण होते हैं इन वर्णों के उच्चारण में, इन वर्णों के उच्चारण में या उच्चारण करते समय इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से बहुत अधिक वायु निकलती है। हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो महाप्राण वर्ण होते हैं उन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख में जो वायु निकलती है तो घर्षण अधिक होता है। ठीक है, तो घर्षण अधिक होता है। ठीक है बच्चों, जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है और या फिर ये कह सकते हैं कि अधिक घर्षण होता है। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं क, आप उच्चारण खुद करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क, ख, ग, घ और ड। ठीक है, और ड। ठीक है, तो क, ख में अधिक वायु निकलती है, ग और घ में अधिक वायु निकलती है। ठीक है, अगर हम देखते हैं च, छ, ज, झ और ऐ। ठीक है, तो च के मुकाबले 6 में अधिक, फिर तीसरे से चौथे में बहुत ज़्यादा होती है, तो च, छ, ज, झ। ठीक है, अब देखते हैं हम सबसे लास्ट वाले को देखते हैं इस बार। प, फ, ब, भ, पे, फे, बे, भे और मैं। ठीक है, प, फ, ब, भ और मैं। तो दूसरे और चौथे में अधिक वायु निकलती है। तो इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। अगर आप इनका उच्चारण करके खुद देखिए बच्चों, अगर आप देखोगे तो इन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इन सभी का उच्चारण अगर आप आराम से बैठ के आराम से करोगे, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करोगे, तो इन सब के उच्चारण को आप स्वयं समझ जाओगे। जैसे क, ख, ग, घ, तो ख में अधिक वायु निकलती है और घ में भी अधिक वायु निकलती है। च, छ, ज और झ। ठीक है, ऐसे ही इन सभी में तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा वर्ण व चौथा वर्ण
दूसरा और चौथा, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में अधिक वायु निकलती है। अब देखते हैं हम उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन कौन से होते हैं? श, श और श और है। श, 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 श और से और है, इन सभी के उच्चारण करते समय अधिक वायु निकलती है। तो आप समझ गए, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा और उष्ण व्यंजन श, श, श और ह, इन सब का उच्चारण करते समय अधिक वायु हमारे मुख से निकलती है या अधिक घर्षण का एहसास हमें होता है। ठीक है बच्चों, आप लोग इन्हें अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर बात करता हूँ मैं, कुल अल्पप्राण की संख्या होती है 19। अगर कुल अल्पप्राण देखते हो तो उनकी संख्या 19 हो जाएगी। अगर कुल महाप्राण देखते हो तो उनकी संख्या कुल 14 होती है। ठीक है, अगर आप लोग देखते हो कुल अल्पप्राण की संख्या 19 और महाप्राण की संख्या 14 हो जाती है। एक बार दोबारा से अच्छे से बता रहा हूँ, आप लोग नोट भी करते रहिए साथ साथ और समझते भी रहिए। ठीक है, मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर, मुख से जो वायु निकलती है उसके आधार पर हमने व्यंजन को बांट दिया है या वर्णों को बांट दिया गया है। तो या प्राणवायु के आधार पर वर्णों को किस कैटेगरी में रखा गया है। जैसे अगर बात करूं मैं, अल्पप्राण नंबर 1 और दूसरा महाप्राण। अल्पप्राण जैसे इसकी डेफिनेशन इसके नाम से पता चल रहा है, अल्पप्राण अर्थात कम वायु और महाप्राण अर्थात अधिक वायु। अल्पप्राण इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से बहुत कम वायु निकलती है, और यह बहुत कम वायु निकलती है, या ये कह सकते हैं कि कम घर्षण होता है। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण, और प्रत्येक और अंतस्थ व्यंजन य, रे, ले और वे अल्पप्राण, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। इनकी संख्या कुल 19 होती है। अगर महाप्राण की बात करते हैं तो महाप्राण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है या घर्षण अधिक होता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। उष्ण व्यंजन श, और श और हा कुल ये सभी महाप्राण होते हैं। अगर बात करूं महाप्राण कुल 14 होते हैं और अल्पप्राण कुल 19 होते हैं। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आप लोगों को आया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। जितना भी हो सकता है वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। एक बात समझ में नहीं आ रही है बच्चों, प्रॉब्लम क्या है? जबकि आप लोगों को चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से समझाया जा रहा है, एक बात को कहीं पर बताया जाता है, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? बच्चों, आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है तो सपोर्ट करिए। आप लोगों को बस इतना ही तो करना है, जो आप वीडियो देखते हो उसे लाइक करोगे तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम लोग और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, ताकि और बेस्ट कर सके। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो हम सारे कमेंट को पढ़ते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराओगे, अपने दोस्तों तक नहीं भेजोगे, तो कैसे काम चलेगा? हम चाहते हैं कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट दिया जा सके, और आप लोग है कि करने को तैयार ही नहीं हो। बच्चों, ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा सपोर्ट करिए अच्छे से। ठीक है, अब हम देखते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण को कैसे बांटा जा सकता है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण को हम किस कैटेगरी में किस तरीके से बांटते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, हेडिंग बनाइए कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। ठीक है, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर इसे दो रूपों में बांटा जाता है, या इसके दो भेद होते हैं या दो प्रकार होते हैं। सघोष
सघोष वर्ण या इसे घोष वर्ण भी बोलते हैं। नंबर 2 अघोष। अघोष वर्ण, ठीक है। जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है, घोष का अर्थ होता है उद्भव, किसी चीज़ का मतलब उद्भव होना किसी चीज़ का, ठीक है। नाद होना, नाद अर्थात कंपन होना, ठीक है। सघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, ठीक है बच्चों। अगर हम अघोष वर्ण की बात करते हैं तो इनका उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, हमारी स्वर तंत्रियों में किसी प्रकार की कोई कंपन नहीं होती, ठीक है। सघोष अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होती है। स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, जब उन्हें उच्चारित करोगे तो आप टच करके देखना, आपको कंपन महसूस होगी। लेकिन अघोष वर्ण वे होती है जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती। सघोष वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होती है। वे सभी वर्ण सघोष वर्ण कहलाते हैं, जबकि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, केवल श्वास का प्रयोग होता है, अर्थात स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होती है, ठीक है। अर्थात सघोष वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय केवल श्वास करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, उसे सघोष वर्ण कहते हैं। और वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, हमारे स्वर तंत्रियों में किसी प्रकार की कोई कंपन नहीं होती, ठीक है। अगर हम देखते हैं प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन से होते हैं? जैसे हम देखते हैं क, ख, ग, घ, डे, ठीक है। क, ख, ग, घ और डे, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा ये सभी सघोष होते हैं, अर्थात हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होती है। उच्चारण करिए, क, हाथ लगाइए, ग, घ, ड, ठीक है। लेकिन क, ख और ग, क, ख, लेकिन ग, घ, ड, ठीक है। थोड़ा टच करके देखिए, आपको कंपन का स्वयं एहसास हो जाएगा। लेकिन जब हम क, ख का उच्चारण करते हैं तो क और ख, लेकिन जैसे ही हम ग, घ और ड, टच करिए कुछ इस तरह से अपने हाथ को करिए और यहाँ पे रखिए, ग, घ, ड, लेकिन क, ख कंपन नहीं होगी। अगर ध्यान से महसूस करोगे तो स्वयं एहसास हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये सभी सघोष वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, रे, ले और वे, ये सभी सघोष होते हैं। प्लस इसमें अंतस्थ से अलग है, ये है भी सघोष होता है, ठीक है। सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर ए से लेकर ए से औ तक कुल 11 होते हैं ये स्वर, कुल 11 स्वर ए से
ओ तक, ए से ओ तक, ठीक है। कुल 11 स्वर होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या, सघोष वर्ण की संख्या 31 होती है। कुल सघोष वर्ण, कुल सघोष वर्ण 31, ठीक है। कुल सघोष वर्ण की संख्या 31 होती है। अगर बात करते हैं अघोष वर्ण की, तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है। उष्ण व्यंजन कौन से होते हैं? श, और श। लेकिन है का उच्चारण स्थान सघोष होता है। है का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती, तो है का स्थान सघोष में आ जाता है, ठीक है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, दूसरा और उष्ण व्यंजन श और श, ठीक है। इनकी संख्या कुल 13 होती है। कुल अघोष वर्ण 13 होते हैं। कुल अघोष वर्ण 13 होते हैं। आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। सघोष और अघोष स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जब सघोष वर्ण का उच्चारण करा जाता है तो हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होती है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, रे, ले, वे ये सभी सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर ए से लेकर ओ तक, ठीक है। ये होते हैं आपके ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है बच्चों। सभी स्वर ए से लेकर ओ तक सघोष होते हैं। प्लस है भी सघोष में ही आता है। सघोष को घोष वर्ण भी कहा जाता है। अघोष वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। हमारी स्वर तंत्रियों में किसी प्रकार की कोई कंपन नहीं होती, ठीक है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होते हैं। जैसे आपका कै, खे, चे, छे, टे, ठे, ते, थे, पे और फे ये सभी अघोष होते हैं। और उष्ण व्यंजन में श, से और आपका से ये सभी अघोष होते हैं। कुल अघोष वर्ण की संख्या 13 होती है। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है बच्चों, ठीक है। आपको कुछ पॉइंट बताने हैं, वो मैं कल अच्छे से बता दूंगा। अब बच्चों, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है दोस्तों। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो ऐसे तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। आप लोगों से बस इतना ही तो कहा जाता है कि चैनल को आप वीडियो देखते हैं उसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक तक पहुंचाइए। लेकिन आप लोग उतना भी नहीं करते हो तो ये कैसे काम चलेगा बच्चों। आप लोग सपोर्ट करिए अच्छे से ताकि हम लोग और बेस्ट कर सकें। और आई होप आप लोग सपोर्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक इसे पहुँचाओगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप लोगों की सपोर्ट रही, आप लोगों ने अच्छे से सपोर्ट किया तो हम जल्दी ही लाइव भी आएंगे। अदर टीचर भी आएंगे, अदर सब्जेक्ट के अलग अलग। आज के लिए इतना ही रखते हैं।